मेरा ससुर रोज रात को चुपके से मेरे कमरे में क्यों आता था? जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर। घर में मैं और मेरे ससुर ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। कुछ ही देर में मेरे ससुर आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले 20 दिन से रोज मेरे पेट पर एक काला निशान नजर आ रहा था। ये कुछ स्याही जैसा दिख रहा था और इस निशान से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। कौन था जो रोज रात में ये निशान मेरे पेट पर लगाता है? मैं जब नहाती तो ये निशान हल्का हो जाता था, पर दोबारा रात को फिर से उसी जगह ये निशान मुझे दिखाई देता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो ये निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आने लगा था। मैं शक करती भी तो किस पर, क्योंकि घर में मेरे अलावा बस 2 ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी और दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी हम उम्र की ही थी। बात यह है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस विदेश जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ही थे। सास की तो बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति ईशान अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, लेकिन जॉब दूसरे शहर में करते थे जो कि विदेश में था। मेरे पति अक्सर मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवाकर तुम्हें भी मैं अपने पास ही बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी, मन नहीं लगता था घर में। वो तो अच्छा है कि घर में एक नौकरानी भी थी जो दिन रात रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर जी अकेले ही रहते। लोग तरह तरह की बातें ना बनाए, इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही ईशान ने एक नौकरानी को दिन रात के लिए यहाँ पर रख दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी और रात को वो मेरे साथ सो जाया करती थी। वो भी जवान लड़की ही थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर हॉल में टीवी देखकर। मेरे ससुर जी थोड़े अलग तरह के इंसान थे। खाना खाने से पहले 15-15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे। फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। बस जब भी कोई काम होता था तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज़ नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। ईशान से भी मेरी हर 2-3 दिन पर बात हो जाया करती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीज़े के बारे में ज़रूर पूछती, लेकिन वो यही कहते थे कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती थी। कहती थी कि दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बैठकर चादर बदलवाते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगवाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। उसकी बातें सुनकर मैं तो हंसने लगी। तो वो कहती नहीं दीदी, मुझे सच में उनसे डर लगता है, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे कि इतनी गर्मी है, मैं कमरे में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब सी लगी, तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होगा। वो कहती जाने भी दो दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रें अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। ये बोलते हुए वो किचन में चली गई और मैं अपने कामों में लग गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो कुछ अजीबोगरीब था। आखिर कौन था जो रोज़ रात को काला रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं बहुत देर तक जागते रही। वो काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात के करीब 2 बज गए थे। मैं अब तक जाग रही थी यह देखने के लिए कि ऐसा कौन करता है, लेकिन फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। पूरा दिन घर के कामों की वजह से मैं इतना थक जाती थी
कि पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने अपने ससुर जी को उंगली से किसी खाली कागज पर कुछ लाइनें खींचते हुए देखा। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई और मुझे देखते ही वो गुस्से से बोल उठे, तुम बिना पूछे मेरे कमरे में आ जाती हो। क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाज़त लेते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मेरा तो रंग ही फीका पड़ गया और मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का ये हाल था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मेरे पेट का निशान अब तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे ससुर जी ने लगाए हैं? दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो मेरे पापा की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे पेट पर जिस तरीके के स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर भी उसी रंग की स्याही से कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो बड़े ही आराम से बर्तन धो रही थी, उसके बहुत करीब थे वो। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर थोड़े से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर के वहाँ होने से बेखबर थी। अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे वो। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और ससुर जी से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वो कहते कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही हैं, इसके हाथ गंदे हैं। वो परेशान सी हो गई, कहने लगी, साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोए हैं, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया है। मेरे ससुर तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूँ और तुम झाड़ू वाले हाथों से ये बर्तन धोती हो। ये तो मैंने आज देख लिया था, वरना ना जाने तुम तो कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना खिला रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी, लेकिन वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे, कहने लगे, तुम्हारे ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा प्रदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और ये लड़की मुझे गंदे बर्तनों में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोकर मुझे खाना दोगी। उस पर चिल्लाते हुए आगे निकल गए। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है जो ये साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कराया। मैं ससुर जी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। मुझे ये हौसला था कि कम से कम एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल भी नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही के निशान आते कहाँ से हैं। एक नौकरानी के कमरे में होते हुए भी कैसे मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकाला। तभी लॉन में मेरे ससुर जी मेरे पति से फ़ोन पर बहस कर रहे थे कि उस नौकरानी को घर से निकाल दे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि ईशान से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी नहीं निकालूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैंने ईशान से भी कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ़ है तो मैं वो खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपने पापा को ना जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वो बहस नहीं कर रहे थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी।
अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये नौकरानी मेरे कमरे में नज़र ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी सब गुस्से में हैं, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलवाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में पूछ कर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं, तो फिर एक काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पापा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनकी बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नज़रें नहीं हटाई थी और अगर वो यूं ही देखते रहे तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी घबराहट के मारे कांपने लगे थे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को पोंछ रही थी, साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह धीरे से बात करना मुझे तो हैरत हो रही थी कि वो तो हमेशा तेज आवाज़ में ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी। वो भी घबरा गए और फ़ौरन वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी कि धड़कन चलना ही भूल गई। मुझे तो अब अपने ससुर के करैक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशानी में थी। रही बात रात की, तो जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी। मैंने कहा, रीना ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी को सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे में कहती हो, मुझे भी वो सच सा लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज़ मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत करके अपनी बहू से शादी कर ली थी। उसका पति बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे और अब जब भी उन पे मेरी नज़र पड़ती है तो वो आप ही को देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में हैं, इसलिए तो बिना वजह मेरे काम में नुक्स निकालते रहते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को ज़रूर मेरे ससुर ही मेरे कमरे में आते हैं। शायद कोई गलत काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया था, मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ के गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कुछ चुरा कर भाग ना जाए। मुझे तो अपने ससुर की बात पर भरोसा नहीं था। मैंने रात को ईशान से कह दिया कि मेरे वीज़ा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करो, मुझे उनके पास जाना है। जो बात मुझे ईशान ने बताई, यह सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं यह सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, ईशान मुझे यहाँ नहीं रहना है, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी, लेकिन ईशान अपनी मजबूरियाँ बताने लगे।
1 साल के बाद उन्हें पैसा मिलने वाला था। कहने लगे, अगर अभी आ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं तो अब सांस भी नहीं ले सकती थी। अब तो उन्होंने अपने सारे काम मुझसे कराने शुरू कर दिए थे। जिस दौर से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे बुलाने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं ईशान से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उनकी रोज़ रोज़ की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाहिए सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है। वो कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे समय ही नहीं देती हो। ये मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि मैं बैठकर उनके साथ क्या बातें करूं। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी। उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए था ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त उनके घर आता। गांव में भी उनके सख्त आवाज़ के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले बहुत घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है तो लगा दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिए तो ही बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो और गुस्से में भड़क गए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी हैं जो घंटों उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही लगी। मेरा भला चाहती थी वो। अब मुझे लगा अच्छा ही है वो मुझसे नाराज़ हो गए। कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काले रंग का निशान फिर से लगा था। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है। रात भर मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था तो साहब ने मुझे एक दर्द की गोली दी थी। कहने लगे, ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वो खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा और मैं ये सोचने लगी कि इसने तो चलो गोली खाई थी, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता और फिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान होता है। अब मैं सोच चुकी थी कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी तो वो मेरी मदद करने को तैयार भी थी। मैं पर्दे के पीछे छुप गई थी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरे बेड के करीब जाने लगे, जैसे ही वो बेड के करीब पहुँचे मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर उसी टाइम पीछे हट गए और मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसी समय वहाँ 2 आदमी घुस आए और मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सियों से बांध दिया। मेरे हाथ पीछे बांधे हुए थे। मेरी आंखों से तो बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे। वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का तो रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो तो कब का हर चीज़ को हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन में मेरे ससुर के बारे में शक डाला था। मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर से मेरे खिलाफ बातें करती कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी हैं, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी ताकि हम ससुर और बहू एक दूसरे में उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी, इसलिए उसने रात को मेरे ससुर से कहा
कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है। अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने लगे सो कौन रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी और मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धार चाकू था। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू और ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक से हुआ ये कि उसी रात ईशान वापस आ गए। वो हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचे तो घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा गए। अंदर आए तो 2 मर्दों की आवाज़ें सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे ससुर ने ईशान को वापस दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। वो घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को आज 5 साल हो गए हैं। अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। नौकरानी के लिए मेरा पति कह भी दे तो भी मैं साफ इनकार कर देती हूँ। सब नौकर ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ, आप कुछ लोगों पर भरोसा कभी नहीं कर सकते। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मेरा ससुर रोज़ रात को चुपके से मेरे कमरे में कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।